लारेंस फोर्स उसका एप्लीकेशन का क्वेश्चन कंडीशन भी हो गया था। आपको क्वेश्चन भी करा दिया था। जी सर। लॉरेंस फोर्स आपका हो गया था, ठीक है। जी सर। ये क्वेश्चन क्या लिखा था? ये क्वेश्चन क्या था लॉरेंस फोर्स पे? बहुत बड़ा था। हाँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत बड़ा क्वेश्चन पढ़ नहीं पा रहे हो? ये चार्ज पार्टिकल इंटरफेस हाँ परपेंडिकुलर टू हाँ both electric and magnetic field which are mutually perpendicular to each. If electric field intensity is 2 into 10 to the power 2 Newton per Coulomb and magnetic field intensity is 5 चलो into ठीक 10. लग गया था ना। खाली कहानी बड़ी थी, सॉल्यूशन बहुत छोटा था। बहुत ठीक, चलो हेडिंग करो नेक्स्ट बेटा। अभी आपने फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पे नहीं हुआ था ना? लिखिए हेडिंग करो बेटा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ, फोर्स यहाँ मैग्नेटिक ही रहेगा बेटा, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी कर रहे हैं। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग क्या होता है? कंडक्टर। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उनका फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक। देखो होता क्या, अगर कोई भी करंट है, कोई कंडक्टर है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, उससे करंट क्या हो रहा है आपका? पास आउट हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में इस्तेमाल हुई ये करंट कंडक्टर। हम लोग ने बायो सावर्ट लॉ पढ़ा था ना? बायो सावर्ट लॉ पढ़ा था, तो वहाँ पे बायो सावर्ट लॉ में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से फील्ड जनरेट होने को पढ़ा था वहाँ पे। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि करंट कंडक्टर है, उसकी वजह से फील्ड का जनरेशन क्या होगा, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। उसके बारे में क्या किया था हम लोगों ने पढ़ा था। अभी यहाँ पे जो पढ़ना है बेटा, इसे इनसे करिए सभी लोग, आम किए हम। तो उस केस में क्या होगा, अभी क्या पढ़ना है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो, किसमें रखते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, वहाँ फील्ड जनरेट कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा फोर्स कितना डेवलप होगा उसके बारे में हमको स्टडी करनी है। फोर्स का जो डेवलपमेंट होगा उसके बारे में क्या करना है, आपको पढ़ना है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, ठीक। तो देखिए ये समझ लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपके हैं, ठीक है। फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने 20 से लिखा है, फील्ड इंटेंसिटी 20 से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। आज पेपर है क्या लोगों का बेटा? सभी सब गायब हैं। सर ने पूछा नहीं आप लोग इतनी जनसंख्या का आए हैं, क्या बताया पेपर पहला तो ऐसा नहीं होता बेटा, आप लोग ज़्यादा संख्या में क्यों हो, है ना? हो गया जी सर। लाइव बनाइए। ठीक है, आपने फोर्स आने का कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। हाँ, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पूरा कंडीशन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में ही स्टडी कर रहे हैं, जो चैप्टर ही हमारा वो है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक फील्ड पहले कर देते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। देखिए लिख बोले जी सर। if the current carrying conductor if a current carrying conductor is put conductor
is put is in uniform magnetic field. In uniform magnetic field. In uniform magnetic field. Then it experienced a magnetic force. Experienced magnetic force. क्या एक्सपीरियंस करेगा बेटा? magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे. एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स. एक एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स. ठीक. तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा बेटा उसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे. एक तो उसमें से फ्लो होने वाली करंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपकी होगी, ठीक है, और जो आपने सेगमेंट लिया है, मतलब जो लेंथ जिस पार्ट पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा. नीचे लिखेंगे क्या लिखा था बेटा? इसमें मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है. व्हिच वैल्यू इज डिपेंड्स on following factors. Depends on following factors. पहला लिखेंगे. डायग्राम बना दिया है. जो मैग्नेटिक फोर्स होगा बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ठीक. मतलब जो करंट इसमें से पास हो रहा है. दूसरा होता है क्या? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl. ठीक. जो लेंथ आपने लिया है जी सर. और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक. मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा? इंटेंसिटी. इन तीनों के डायरेक्टली क्या होगा आपका? प्रोपोर्शनल होगा. ठीक. अब केस क्या होता है जब हम निकालेंगे बेटा, क्या करेंगे? जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो f प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा dl into b क्रॉस dl. dl के बराबर होगा. ठीक. ये हो गया हमारा क्या? f की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं, क्योंकि आप डिफरेंशियल फॉर्म में लेंगे तो यहाँ पे आप df कर लेना, स्मार्ट सेगमेंट पे लगने वाला फोर्स जो है. ठीक है. या यहीं पे करेंगे आप इंटीग्रेट कर लीजिए दोनों तरफ से. हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक. तो इसको जब तोड़ते हैं बेटा तो f की वैल्यू जो होती है वो आ जाती है PIL sin थीटा. ने f इक्वल टू होगा IDL sin थीटा. ना इंटीग्रेशन कर लीजिए. ठीक. तो f की वैल्यू है इंटीग्रेशन dl हो गया. यहाँ पे I वही रहेगा सर. I. ठीक. तो PL sin थीटा क्या हो जाएगा? इक्वल बराबर होगा. यही पता है इंटीग्रल dl इक्वल टू कितना है? L के बराबर. ठीक. और एंगल जो थीटा है इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा. इसी को थोड़ा सा सिंपल से कर लेते हैं. तो लिखते हैं f इक्वल टू BIL sin थीटा. बेटा यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल जो है क्या एक कांस्टेंट है, लिखते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू यूनिट ली जाती है. कितना लिया जाता है? यूनिट लिया जाता है. तो f इक्वल टू हो जाता है BIL sin थीटा के क्या होगा? बराबर होगा. ठीक. तो ये केस आपका होगा. थीटा होता है एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड किसमें? मैग्नेटिक फील्ड. वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड इसके मैग्नेटिक फील्ड. करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्या होता है? आपका एंगल होता है. थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक. मतलब dl और b के बीच का क्या हो जाता है? यहाँ पे एंगल हो जाता है. तो सेम रूट थीटा कहते हैं. ठीक. थीटा हो गया एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. हो जाएगा. जी. नीचे लिख लीजिएगा. इफ थीटा इक्वल टू, अगर थीटा की वैल्यू क्या ले लिया जाए बेटा? 0, तब कंडीशन क्या बनेगा बेटा? टोटल 0. टोटल फोर्स 0. अगर थीटा की वैल्यू आप 0 ले लेते हैं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना लिया जाए? अगर 0 है तो उस केस में फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? 0. मतलब अगर किसी करंट एलिमेंट को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा जाए तो उस केस में पे कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. और अगर उसके परपेंडिकुलर रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम उसमें आएगी. यहाँ पे लेते हैं. ठीक. एक थीटा इक्वल टू पहला कैसे? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री
तो एफ की वैल्यू आ जाएगी एफ इक्वल टू कितना आएगा मैक्सिमम BI है। 5 और ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम मैक्सिमम जो फोर्स होगा BI पे क्या हो जाएगा बराबर होगा। दूसरा हो जाएगा अगर थीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे 0 मतलब पैरेलल टू द फील्ड, जीरो। इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलर टू द फील्ड, इसका मतलब हो गया पैरेलल टू द फील्ड। अगर हम लोग पैरेलल ले लेंगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी BI sin 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो मतलब अगर कोई भी चार्ज का करंट कैरिंग कंडक्टर है उसे बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो, किसमें रखते हो लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो, बट क्या हो जो डायरेक्शन है आपका फील्ड और क्या करंट एलिमेंट दोनों का सेम डायरेक्शन में है। करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे हैं सेम डायरेक्शन में है। उस कंडीशन पे आपको उस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ठीक है, मतलब वो कहीं भी डेविएट नहीं होता है, ठीक। तो ये कंडीशन होता है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दिखा देंगे। अगर पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स निकालना हो बेटा तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे एल से डिवाइड कर लेंगे तो BI के क्या हो जाएगा या बाई एल की वैल्यू B into I के बराबर हो जाता है। जैसे कहा जाए एल लेंथ का है तो उस पर टोटल फोर्स एफ लग रहा है तो उसके पर यूनिट लेंथ पे कितना रहेगा बाई एल करेंगे ना, तो यह हमारा क्या हो जाएगा वहाँ से, ठीक है, तो उसको राइट साइड पे कट जाएगा तो यह क्या B into I के बराबर हो जाएगा पर यूनिट लेंथ पे, अगर वो परपेंडिकुलर है तो, और अगर आपका पैरेलल है तो 0 ही रहेगा। फील्ड कितना अब क्या अगर आप बनाए तो फील्ड कहाँ होगा पर वो इनवर्ट दिखाया हमने। अब यहाँ पे डायरेक्शन आपको निकाले तो इनवर्ट है आउटवर्ड है जो भी है तो डायरेक्शन वहाँ दिया रहेगा। ये तो आपको एक डिस्क्राइब करने के जैसे मान लो यहाँ पे अगर हमें निकालना हो कि हमने डीएल लेंथ लिया बेटा, मान लो हमने कितना लेंथ लिया है ये डीएल, अब इसको फोर्स की डायरेक्शन निकालना है तो वही जो आपको बताया गया था क्या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था ना, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप निकाले एफ बी, जहाँ V कहते थे यहाँ पे वही I कह लेंगे क्योंकि बेटा करंट की डायरेक्शन किसी भी कंडक्टर में वही होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज के मोशन का डायरेक्शन होता है। और हम लोगों ने किसके लिए निकाला था पॉजिटिव चार्ज के लिए निकाला था एफ बी बी लिखा था ना, तो यहाँ B की जगह पे क्या ले लेंगे I करंट ले लेंगे, यानी करंट के फ्लो की डायरेक्शन जो आपकी होती है वो सेम एज द क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। तो वही रूल हम यहाँ यूज कर लेंगे या फिर B into I हो जाएगा। तो हमारा करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ है, अगर इस पे हम फोर्स की डायरेक्शन दिखाएं तो हमारा फोर्स किधर हो जाएगा इधर की तरफ रहेगा, ठीक। क्योंकि अगर आप स्ट्रेट ले रहे हैं तो इधर दिखा लेना, अगर कट होगा ये हो गया इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, अगर एलिमेंट से दिखाना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया इस करंट एलिमेंट पे बेटा, जो हमारा करंट एलिमेंट है उस पे लगने वाला जो फोर्स आपका हो गया वो आपका इस डायरेक्शन, अगर ये आउटवर्ड होता मान लो फील्ड हमारा बाहर की तरफ होता तो फोर्स किधर लगता इधर, तब लिखते हैं बी आई, अब देखो आउटवर्ड हो गया तो फोर्स इधर आ गया मतलब इसके जस्ट क्या हो जाता हो जाता, और दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो अरे फोर्स लगेगा ही नहीं यार, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, थीटा 0 हो जाएगा तो उसके पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब थीटा 0 होगा उस पे लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक। आप लोगों में कोई और बीएससी वाले हैं बेटा ये सब बीएससी आप लोग कर रहे हो आप चलिए कैसे फ्री है हाँ जी आप अच्छा आपका फर्स्ट ईयर राजा महिला महाविद्यालय बहुत स्पीड से बोल रहे लिखा बट ये है पढ़ के जाया करिए क्योंकि वहाँ क्या क्या बोल जाएंगे वहाँ गाड़ी वाला होता है जिनको पढ़ना ही नहीं आता है कि बोलना क्या है। अरे तुम्हारे सीनियर दीदी लोग तुम्हारे जैसे ही होंगे उन्होंने भी बोला हुआ ही सुना होगा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते आधा। सर जी हम दूसरे जगह देने गए थे लेकिन उनका वाला नहीं ले गए थे, हम उनका वाला लेते जिसकी जगह पर लिख रहे थे। अच्छा अच्छा उनका हाथ मंगवाना था लेकिन बहुत पढ़ते थे। अच्छा बहुत पढ़ते थे बहुत ज़्यादा। सर एक बार चीटिंग नहीं करा पाए थे तो वो जो लिखे थे वो वाला बोल रहे थे लोग वहाँ के टीचर। चलिए हो गया बेटा जी सर। ये कंडीशन आपका होता है कि यही सब बेटा एजुकेशन को बर्बाद कर रहा है। जी सर। आपको बताएं पहले के टाइम पे होता था बच्चा 5th लेवल का भी बोर्ड जब होता था तो उसी समय से पढ़ाई का डर शुरू हो जाता था कि मुझे पढ़ना है।
अभी नई अब शिक्षा पद्धति आई है, आप इंटर पास हो जाओगे, आप डिफरेंस आएंगे, बच्चा पढ़ेगा। ग्रेजुएशन हो गया तब भी नहीं दिया। अब जानते हो क्या होता है, अगर बच्चा खुद सोचता है मुझे पढ़ना है और ऐसा इस उम्र में सोचने वाले गिने चुने होते हैं, क्या तो इसलिए जो है कुछ चीज़ें जो नियम कानून पहले के थे बता ना, वो बहुत अच्छे थे। आज के डेट में उसको हम लोग बाहर के चीज़ों को देख के कर रहे हैं, मतलब बाहर वालों को देख के कि ऐसा वहाँ होता है, लेकिन उनके यहाँ वो ऐसा पैदा होता है तब से होता है, ठीक। इसलिए उस पर वो बैड इफेक्ट उसका नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या है, जिस बच्चे को इस लेवल पे मोबाइल मिल गई तो उसे खुश है जिंदगी भर कि हमारे पास तो मोबाइल है, ठीक। आधा बच्चा इसी में बर्बाद हो जा रहा है, हमारे पास क्या है, मोबाइल है, ठीक है। और जहाँ से जो पैदा हुआ है उसी दिन से देख रहे हैं तो उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसमें मोबाइल उसका और उसका। यहाँ तो हमको कुछ मिल जाता तो हम उसे खुश रहते, भैया पहले हमको तो बड़ी चीज़ मिल गई, ठीक है। तो उस चीज़ के चक्कर में हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। तो वही कहानी है, तो क्या क्या कहा है। अभी देखो शिक्षा नीतियाँ नहीं आई हैं फिलहाल, सरकार की पॉलिसी है, जो भी है वो एक्सेप्ट ही कर रहे हैं, बस वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कहा गया है भाई डायनेमिक चीज़ें ठीक है, हम डायनेमिक हो सकते हैं, लेकिन हम डायनेमिक तभी मतलब किसी चीज़ में सक्सेस हो सकते हैं जब एक टारगेट लेके चलेंगे, बेहतर तभी कर सकते हैं, ठीक। आप इंस्ट्रक्शन मतलब कोई फ्रैक्शन में ऐसे बच्चे मिलते हैं जो मल्टी डायरेक्शनल टैलेंट होता है, मतलब बहुत अच्छा खेलने भी हो, बहुत अच्छा पढ़ने भी हो, बहुत अच्छा नाचने भी हो, बहुत अच्छा गाने भी हो, ऐसे होते हैं, लेकिन कहीं हजारों लाखों में एक होते हैं, ठीक। उस एक के लिए हम पूरे अपने नई जनरेशन को बर्बाद कर दे रहे हैं, ठीक। कि आप किसी में जा सकते हो, आपका इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ देते मैथ्स है, मन नहीं लगा तो आर्ट्स में चलेगा, आर्ट्स में पढ़ देते कॉमर्स में चलेगा, वो साहब ना इधर का होगा ना तो उधर का होगा, ठीक है। वो है, लेकिन अब क्या कहा जाए, पता नहीं कौन सजेशन देता है, ठीक। पहले के टाइम पे होता था, अभी हम लोग पढ़ते थे, ठीक। टीचर देखो बच्चे को पनिश करता है, एक 0.1% या 0.1% टीचर ऐसे होंगे जो किसी इंटेंशन से उसको मारता होगा बच्चे को, ठीक। मतलब ऐसे मतलब फ्रैक्शन में होंगे टीचर जो आपसे हमारी दुश्मनी की वजह से, हम कौन सी दुश्मनी है हमारी तुम्हारी, ठीक। ऐसे टीचर हो सकते हैं, वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसमें रूल क्या है कि टीचर बच्चे को मार नहीं सकता है। लोअर क्लास में टीचर बच्चा मार नहीं खाएगा तो फिर क्या, ठीक। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ डराने की जरूरत होती है, वहाँ पर पनिशमेंट की रिक्वायरमेंट होता है। पुलिस वाले वगैरह ये कह देंगे भैया पुलिस वाला किसी को मारेगा नहीं, काहे नहीं करेंगे पुलिस है, ना वो चोर जवाब कहेंगे, मतलब जो चोरी कर रहा है, गंदे काम कर रहा है, वो क्यों डरेगा बताओ ना, डर ही नहीं। वही कहानी है, अपराध में छोटा एलकेजी बच्चा है, अब वो आके वहाँ पे उल्टा पलटा कर रहा है, अब वो टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी मैडम पढ़ा रही है, अगर उसको एक थप्पड़ नहीं मार सकती है तो काहे नहीं उड़ा जाएगा, क्योंकि उसके पास उतनी समझ है ही नहीं कि हमें करना क्या है, उतनी नहीं है ना। जैसे आप इस लेवल पे हो, आपको कोई जगह समझाई जाए तो लग रहा है हमें ये अच्छा है बुरा है, लेकिन अब वो बेबी और फर्स्ट सेकंड थर्ड का बच्चा क्या समझेगा कौन सा अच्छा है क्या उनका बुरा है। अगर वो पढ़ रहा है ठीक है, नहीं पढ़ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं पनिश करने की जरूरत है। हाँ ये नहीं ऐसा ना पनिशमेंट हो कि उसका कान उड़ जाए, ठीक। इस चीज़ को भी टीचर को ध्यान रखना है कि बच्चे को ऐसा किया जाए जो उससे मतलब वो अपने सही रास्ते पे आ जाए, ठीक। लेकिन पनिशमेंट सर जी केमिस्ट्री वाले सर जी की तरह करना चाहिए, हो गया बेटा, सब लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो पैसा नहीं होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, बसंते अगर डॉक्टर बन जाए पैसा मिलेगा, पैसे मिलेंगे उनके सम्मान मिलेगा। चलो ये हो गया बाबू जी सर, समझिए ना। इसी को हम लोग कह लेते हैं क्या, फोर्स बात कर लेते हैं। कोई अगर कंडक्टर है तो उस पर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, कितना अपडेट होगा, यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। आगे लिखिएगा, नेक्स्ट करो बेटा। जी सर, बोले जी सर। अगर दो पैरेलल आपके क्या है कंडक्टर्स हैं, दो पैरेलल क्या हैं कंडक्टर्स हैं, उन पे फोर्सेस कितनी डेवलप होंगी, ठीक। दो पैरेलल कंडक्टर, ये तो हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखना था, उस पर लगने वाला फोर्स आपका यहाँ से डिटरमाइन कर रहे हैं। अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, पहले डिस्कस तो नहीं हुआ है, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, अगर वो मूव कर रहे हैं बेटा, ठीक। तो उस कंडीशन पे उस पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी,
फोर्स लगेगा या नहीं पर यूनिट लेंथ कितना रहेगा, ठीक। उस कंडीशन में कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, किसी को याद है? यस सर। हाँ बताइए। सर अगर दोनों एक डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म कुछ भी रखा गया हो मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर दोनों उसमें करंट फ्लो करेंगे तो ये इस पर भी बल लगाएगा, ये इस पर भी दोनों लगाएंगे। दोनों में अगर करंट फ्लो है तो दोनों एक दूसरे पे बल लगाएंगे, वो बल भी लगाएंगे, उसकी वैल्यू आई वी एल साइन थीटा के द्वारा ही व्यक्त कर सकते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में हुआ तो वो दोनों देखिएगा, हेडिंग करिए। पास आने लगे तो डिग्री करते। चलिए सही बताएगा, हेडिंग करो। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये सर ये एम्पीयर की परिभाषा भी निकलेगी, डिफिनेशन भी एक एम्पीयर का निकलेगा इससे। टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं बेटा, तो उनके बीच में फोर्स कितना लगता है, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अगर दो करंट कैरिंग क्या ले रहे हैं, कंडक्टर दे रहे हैं, देखो करेंट कंडक्टर कंडक्टर्स पैरेलल से पहला करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक। जी सर। देखो होता क्या है बेटा, अगर दो कंडक्टर है, दो पैरेलल करंट कैरिंग क्या है आपके कंडक्टर्स हैं, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, एक में करंट I1 फ्लो हो रही है, दूसरे में करंट I2 फ्लो हो रहा है। एक में करंट की वैल्यू कितना है I1 है बेटा, दूसरे में करंट की वैल्यू कितनी है I2 हो रही है, ठीक। अब केस क्या होगा, यहाँ हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं रखा है, कोई बाहर से फील्ड आपका नहीं है। हम लोगों ने बायो सावर्ट लॉ में पढ़ा था कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो होता है बेटा, तो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, पढ़ा था ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस वायर की वजह से, इस कंडक्टर की वजह से जो फील्ड जनरेट होगा अपने सराउंडिंग में, ठीक, ऐसे इसकी वजह से क्या होगा, सराउंडिंग में फील्ड जनरेट होगा। तो हमने क्या किया, मान लो इसकी वजह से देखो फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको राइट हैंड पाम रूल बताया गया। यस सर। क्या बताया गया था आपको, राइट हैंड पाम रूल बताया गया था। तो राइट हैंड पाम रूल के गार्डिंग क्या होते हैं, ये थंब हमारा करंट की डायरेक्शन में, पॉइंट की डायरेक्शन में फिंगर से देते थे, जो पुशिंग साइड होता था, पुशिंग को धक्का देने की कोशिश होते हैं, पुशिंग साइड ऑफ पाम जो होता था वो हमारा उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता था, होता था ना। तो दैट मींस अगर इस कंडक्टर की वजह से हम लोग फाइंड करेंगे इस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारा इनवर्ड हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नो सर, इनवर्ड हो गया। यहाँ पे जब देंगे इसकी वजह से इस पर फील्ड निकालोगे, देखो कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, तो इसकी वजह से इस पे लगने वाला फील्ड की डायरेक्शन हमारी क्या होगी, आउटवर्ड। सही, ये आपका आउटवर्ड, ठीक। तो एक इनवर्ड हुआ, दूसरा आउटवर्ड हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब तो हमें फील्ड मिल गया ना, जी सर। मान लो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड हमारा B1 डेवलप हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड कितना है B2 डेवलप हो रहा है, तो B1 B2 हमने फाइंड कर लिया, ठीक। तो इस पे फोर्स लगेगा, भाई कोई करंट नहीं पीछे डिस्कस किया तो इसके पीछे कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू हमने लिखा है BIL sin थीटा होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स डेवलप होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, देखो FBI, ये दिया था हम लोगों ने, इस पे लगने वाले फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, प्लेन के बाहर, मतलब आपकी तरफ हो गया। करंट किधर है, ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, फील्ड आपकी तरफ, तो फोर्स इधर की तरफ, यानी राइट वर्ड। इस पे लगने वाले जो फोर्स की डायरेक्शन हो गया, मानो हमने इस पे F1 ले लिया, ये हमारा राइट वर्ड हो गया, हुआ ना। अपने उंगली मोड़ लो, मोड़ना सीख जाओ तभी वहाँ पे होगा। कितने लोग मुड़ जाता है, जैसे काफी देखो अपना टेढ़ा मेढ़ा करके बैठे ना रहा करो, हाथ तो घुमा लिया करो, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा
इससे देखो फील्ड हमारा कहाँ था, बाहर की तरफ, करंट किधर है, हम इधर दिखाते हैं। फील्ड ये है, बाहर की तरफ, करंट किधर है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर हुआ, राइट हुआ ना। इस पे देखो एफ बी आई, आपकी बात फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर हुआ, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू जो हो गई वो ये लेफ्ट साइड में हुआ ना, करंट की वैल्यू क्या हो गई आपकी, लेफ्ट साइड में हो गया। ठीक, तो इस पे दोनों एक दूसरे पर लगने वाला करंट इधर, इस पे लगने वाला करंट इधर, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं। और जब दूसरे की तरफ लगते हैं ना, तो इनके बीच का सेपरेशन, इस पर भी किसी जमाने में क्वेश्चन पूछा गया था। If two current carrying conductor are put parallel to each other and current will be start flowing, then they attract each other, repel each other, no effect on each other, take care of this. तब अगर दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते बेटा, तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, वो पास पास आएंगे। इसीलिए आप देखते होंगे, ठीक है, ज़्यादातर ठंडक में तो फिलहाल टेम्परेचर लो होता है, इसलिए ऐसा कंडीशन कम अराइज होता है। बट गर्मियों में आप देखते होंगे पोलों पे कभी कभी वायर कट जाते हैं और स्पार्किंग होकर मेल्ट करके गिर जाते हैं। ठीक, उसका रीजन वही होता है बेटा, क्योंकि ठंडा के टाइम में तो टेम्परेचर लो होता है एटमॉस्फेयर का, तो जो भी थोड़ी बहुत हीटिंग होती है वो लॉस होता रहता है, तो ओवर हीटिंग नहीं होनी पाती है। ठीक, और जब आप गर्मी के टाइम टेम्पो लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ज़्यादा होता है, रिलेटिवली गर्मी के टाइम पे कंजप्शन भी इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है वो भी आपका गर्मी के टाइम पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो वायर में हीटिंग क्या होगी, बढ़ जाती है, और हीटिंग बढ़ती है किसी मेटल में जो हम लोग हीट करते हैं वो एक्सपैंड करता है, क्या करेगा, फैलेगा, और जब फैलेगा तो लूज होगा, क्योंकि शहर में जो वायर होते हैं देखो ऐसे पैरेलली ऊपर नीचे रहते हैं। ठीक, तो उस केस में अगर वायर में ज़्यादा लूज हो गया दो वायर और करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो अट्रैक्ट भी करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो अगर टच हो गया दोनों वायर आके तो क्या करेगा, वहाँ पे स्पार्किंग होती है। और अगर ज़्यादा टाइम तक स्पार्किंग हुई तो ओवर हीट करके क्या करता है, वो मेल्ट करके वायर टूट जाता है। ठीक है, तो जो टूटने का कॉन्सेप्ट होता था वो यही होता है। इसीलिए जब पोलो पे देखते होंगे क्या वायरों के बीच में रॉड लगा देते हैं, मतलब नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, वैसे तो आता है नॉन कंडक्टिंग प्लास्टिक रॉड आता है गवर्नमेंट की तरफ से, बट विभाग क्या करता है, अगर वो अवेलेबल नहीं होता है वहाँ से बांध देता है सस्ता वाला है भाई, यहाँ 500 का आता है और 50 में काम चल जाता है, 450 अब जान ही रहे हैं। ठीक, तो कंडीशन वो भी है उस टाइम, मतलब उसको सेफ्टी के लिए ऐसा किया जाता है जिससे एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में सटे ना पाए। ठीक है, तो वही चीज अब यहाँ से हमें निकालना है। अगर मान लो ये हमने PQ वायर ले लिया और इसे हमने RS ले लिया, ठीक, लेंथ हम अगर मान लो लेंथ L ले लेते हैं, वायर की लेंथ कितना ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। ठीक, तो लेंथ हमने अगर वायर का L ले लिया तो पहले मैग्नेटिक फील्ड एट वायर क्या, RS ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू PQ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू RS एट वायर PQ एट वायर RS, yes, एट ए पॉइंट करो, एट से चलते हैं वायर एट वायर RS ड्यू टू PQ not the PQR फ्लोइंग थ्रू इससे PQ, इससे करंट जो फ्लो कर रहा है, ये तो करंट फ्लोइंग थ्रू PQ। ठीक, ये हो जाएगा, हमने लिया है मतलब V1 से दिखाया है, B पर टू होता था μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा बाई r स्क्वायर, ये लेते थे ना। तो आएगा बेटा μ0 कितना, I by R 4 पाई आइडियल, ये होता था अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ। ठीक, नीचे रहेगा कैसे अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा बाई r स्क्वायर होता है। बेटा यहाँ थीटा कितना होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, भाई करंट एलिमेंट ऐसे हैं और पॉइंट हमारा इधर, तो थीटा की वैल्यू 90 और थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो ये हो गया V1 की वैल्यू μ0/4 पाई आइडियल अपॉन r स्क्वायर। ठीक,
ये हो गया फील्ड। अब जब फील्ड इस पे जनरेट हुआ तो फोर्स भी जनरेट होगा, ठीक। तो फोर्स IBL sin थीटा, IBL ये BIL फोर्स 90 एक्टिंग ऑन वायर किससे RS। यह की पहले तो हम लोग पढ़ते हैं क्या BIL होता है ना, BIL sin थीटा होता है। B की जगह पे हम लोग लेंगे वहां पे V1, I की जगह पे इसमें करंट फ्लो होने वाला है I2 और L पूरी लेंथ हमने L लिया है, sin थीटा की वैल्यू होगी sin 90, क्योंकि फील्ड हमारा अंदर और करंट हमारा ऊपर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो F की वैल्यू हो जाएगी, F1 लिया है कि F2 लिया, उसमें F2 लिया है, तो F2 की वैल्यू होगी V1 V2, इसमें करंट कितना है, फील्ड V1 है I2 into L। यहाँ पे लिखिए ना थीटा इक्वल टू कितना डिग्री है बेटा 90 डिग्री है, सिंस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब V1 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाला बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना I into DL अपॉन R स्क्वायर। ये I1 था, DL का इंटीग्रेशन D कैसे, अभी DL का इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे बेटा, ठीक है। I1 into DL अपॉन R स्क्वायर इनटू कितना, कितनी वैल्यू थी L I2 L इनटू L, ठीक। तो ये फील्ड हमारा DL लेंथ के वजह से था ना। अब पर यूनिट लेंथ अगर ले लेंगे फील्ड, एक काम का लंबाई के इसमें लगने वाला जो फील्ड जनरेट होगा वो बाई DL हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे ले लेंगे आगे, ये F2 है, ठीक। ये टोटल, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, और एक चीज आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 अपॉन R स्क्वायर L into DL। अब अगर हम पर यूनिट लेंथ की वजह से निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो DL और L दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। तो फील्ड भी पर यूनिट लेंथ लेंगे और फोर्स भी पर यूनिट लेंथ लेंगे, तो उस केस में आपका हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ V0/4 by I और I2 है। आप कंडक्टर F बाई L की जो वैल्यू आएगी बेटा म्यू नॉट अपॉन कितना 4 पाई I1 into I2 अपॉन कितना हो जाएगा R स्क्वायर, ठीक। DL जो है यहाँ पे बेटा हम लोग यूनिट लेंथ की वजह से लेते थे, ठीक। DL क्या ले रहे हैं, यूनिट लेंथ की वजह से फील्ड भी फाइंड कर लेंगे, वो भी फाइंड कर लेंगे। तो वैल्यू हमारी आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL क्या I1 I2 बाई R स्क्वायर। अगर एकांक लंबाई पे लगने वाला ले लिया तो, ठीक। तो नोट कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन बुक है किसी के पास, उठा दीजिए। दोनों का डेरिवेशन आ गया। अब कुछ और यही एक चीज और लोग गई है थोड़ा सा, हम लोग की ये लाल वायर लिया है, क्या लिया है आपने, लाल वायर लिया है। लाल वायर के पर यूनिट लेंथ की वजह से फील्ड कितना निकालते थे, यही पे लिखे थे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट वायर RS ड्यू टू कंडक्टर PQ, ठीक है। गाड़ी को वायर सावर था, तो यहाँ पे जो लेंथ अगर हम लोग इन लेंथ लेते थे तो वहाँ पे होता था sin θ1 प्लस sin θ2 लेते थे ना, इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से। तो यहाँ पे हो जाएगा तब I1 अपॉन क्या ले लेंगे तब V0/2 by I by R अपॉन 2 पाई हो जाएगा, I1 का क्या हो जाएगा R। ठीक, 3 मिनट तो बेटा जैसे वही बात है। मिलकर तो ऐसे थोड़ी सी पॉइंट की है, चलिए वही। तो वहाँ पे क्या ले लेंगे, θ1 θ2 की वैल्यू कितना ले लेंगे 1, तो यहाँ पे वैल्यू 2
2 पाई आई बाई आर स्क्वायर 2 पाई i1 बाई क्या हो गया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रख देते ये वाला फैक्टर हमारा हट जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से जब ये फैक्टर हट जाएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो म्यू नॉट 0.2 पाई i1 अपान कितना हो गया r, तो ये हो गया 4 सेंटी लैम्डा वायर आर एस हाफ लेंथ हम यहाँ दिखा रहे हैं जिससे वो जो पॉइंट कंफ्यूजन वाला था वो हट जाएगा, ठीक है। हाफ लेंथ दिया तब ये हो गया वैल्यू दिस, और यहाँ पे करेंगे चलिए ठीक, अब नहीं कंफ्यूजन होगा। तो म्यू नॉट अपान की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे 4 की जगह पे तब 2 पाई ले लेंगे, कितना ले लेंगे आप 2 पाई ले लेंगे। तो ये वैल्यू हो गई आपकी। सिमिलरली यहाँ पे नोट कर लिया, जी सर, एक सेकंड। यहाँ पे यही लिखेना फार लॉन्ग वायर, फार किसके लिए फार इनफाइनाइट लेंथ, फार इनफाइनाइट लेंथ, लॉन्ग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ। तो जो यहाँ डीएल फैक्टर एक आ रहा था अब वो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। जी सर। अब यहाँ पे हम लोग सिमिलरली कर लेते हैं बेटा, सिमिलरली डायरेक्ट लिखकर समझ जाएंगे। जी सर। इसको एफ डैश कर लिया, कैपिटल एफ इक्वल टू एफ बाई एल कर लीजिए। सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन वायर PQ per unit length per unit due to कौन सा करंट फ्लोइंग फ्लो ड्यू टू पर यूनिट लेंथ से पर यूनिट लेंथ। करंट हमारा कहाँ से, इसमें फ्लो हो रहा है I1 और यहाँ से फील्ड मिलेगा B2। तो ये आपकी वैल्यू जो आएगी डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ F1 की जो वैल्यू आएगी अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो आएगा V2 I1 L sin थीटा, ठीक। सीधे लिखा कि पूरा डिस्क्राइब करें फिर डिस्क्राइब सर जी हम तो कह रहे थे डिस्क्राइब किया जाए। हमारे लिए हो चुका है एक बार, ठीक है। तो एफ की वैल्यू आएगी यहाँ पे म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 बाई कितना आर स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज देख लेना, इस पे लगने वाला जो फोर्स है, इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा ये होगा टुवर्ड्स वायर कौन सा किसके तरफ B1 की तरफ, इसके फोर्स लगेगा किसके तरफ पड़ेगा PQ की, PQ की तरफ, PQ टुवर्ड्स वायर PQ, और यहाँ पे जो लगेगा टुवर्ड्स वायर RS RS, टुवर्ड्स आर क्या हो जाएगा आपका RS हो जाएगा। ये हो गया टुवर्ड्स वायर PQ, दूसरा हो गया टुवर्ड्स वायर RS, दिखा दीजिए। हो गया, जी सर। समझ गया। तो मतलब अगर दो वायर आपस में पैरेलली हैं और दोनों से करंट पास आउट हो रहा है तो दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे नोट करने के बाद फिर नीचे लिख लीजिएगा हो गया। जी सर।
नीचे लिखे नोट करिए सब लोग बेटा, नीचे लिखो दैट इज if current flowing through both parallel wires are in same direction, both parallel wires are in same direction, then they attract each other, same direction, then they attract each other, तब वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं बेटा, then they attract each other। तो उस कंडीशन में उन दोनों के बीच में क्या होता है आपका आपस में अट्रैक्शन होता है, then they attract each other, ठीक है। तो उस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। बट ये बना दें जी सर, बट if both wires लिखो, if current in both wires, what current in both wires are in opposite direction, current in both wires are in opposite direction, then they repel each other, उस कंडीशन में वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं, then they repel each other, हो जाएगा। यस सर, then they repel each other, तब उस केस में वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करते हैं बेटा, ठीक। ये डायग्राम बना लीजिएगा नीचे, अलग से डायग्राम बना लेना। जैसे करंट इधर की तरफ है बेटा, मान लो I1 है और इधर की तरफ करंट आपका जो है वो I2 है। अगर दोनों में अपोजिट है तो फोर्सेस किधर लगेंगे, दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये बाहर इसके वजह से यहाँ पे फील्ड अंदर और यहाँ पे फील्ड अंदर, तो इनके लगने वाला फोर्स दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, F1 F2 रिपेल करेंगे। और जब रिपेल करेंगे तो इसका जैसे हम लोग यहाँ डायग्राम बनाया था, ऐसे इक्विवेलेंट डायग्राम यहाँ बनाना, ये दोनों डाइवर्ज होंगे, क्या होंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। मतलब एक अगर इधर करंट है, दूसरे करंट इधर है, तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, क्या होंगे, एक दूसरे से अवे मूव करते हैं, ठीक है। तो दैट मींस उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा और ये एक दूसरे से क्या करेगा, अलग दूर, ठीक है। इनका मूवमेंट एक दूसरे से क्या होगा, दूर की तरफ होगा। हो गया जी। then they repel each other, उस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे से अवे की तरफ, ठीक। क्वेश्चन हो गया जी। क्वेश्चन लिख लेंगे, क्वेश्चन कर देते हैं, एम्पियर की परिभाषा कल एम्पियर की परिभाषा कर देते हैं। क्वेश्चन एम्पियर के बाद यही एप्लीकेशन, यही तो है। हाँ, ये बेसिक पॉइंट पर लिख लेंगे हम लोग, एम्पियर्स, एक एम्पियर की परिभाषा, ठीक। लिखिएगा, बोले जी सर। देखिए 1 एम्पियर is that amount of current which will be flow through two parallel wires when the force of interaction between both wires are 2 into 10 to power minus 7 meter Newton per meter, 2 into 10 to power minus 7 Newton per meter, if both wires are separated at
डिस्टेंस कितने मीटर पे? 1 मीटर। 1 मीटर। इस बोथ वायर्स आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। सेपरेटेड डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर बेटा। सेपरेटेड एट डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। If both wires are separated distance each 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ठीक, देखो इसी तरह से बेटा ये जो फार्मूला हम लोगों ने बनाया है ना, इसी भी चाहे यहाँ पर किसी तरह लीजिए, ठीक है। तो एक हो गया I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू कितना 1 एम्पियर, 1 रख दिया है। ठीक, तो उस केस में अगर R की वैल्यू 1 मीटर, तो देखो ये जो मिलेगा हमें ना, ये आ गया बेटा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो वैल्यू रखोगे 1 अपॉन म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू पावर -7 होता है। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई उसका 2 गुना हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू पावर -7। I1 की वैल्यू 1, I2 की वैल्यू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर ये फैक्टर कैसे, तो बचा हमारा कितना 2 इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर। मतलब अगर दो तारों को, दो पैरेलल वायर्स को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा जाए और उसमें से फ्लो होने वाली करंट कितना नहीं हो, 1-1 एम्पियर अगर हो, तो उस कंडीशन में उन पे लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है 2 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर के होगा, न्यूटन पर मीटर के बराबर होता है। जी बेटा। हाँ, ये हम लोगों ने पढ़ा था sin phi 1 sin phi की वजह से, जैसे ऐसे लेते थे ना, याद करो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर तो लेता था, एक पॉइंट हम लोग लेते थे जहाँ पे फील्ड की वैल्यू निकाला गया था पॉइंट P के। तो जब इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर होता था तो ये दोनों पैरेलल हो जाते थे पॉइंट, कैसे पैरेलल, तो यहाँ θ1 और θ2 दोनों की वैल्यू हमारी 90-90 हो जाता था। हम लोगों ने बायो सावर्ट लॉ से फार्मूला निकाला था B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई क्या R स्क्वायर ब्रैकेट में कितना sin phi 1 sin sin phi θ1 प्लस sin θ2 या sin phi 1 प्लस sin phi 2 लिया रहा होगा, याद आया। तो sin 90 sin 90 112, तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन कितना 4 पाई 2I अपॉन क्या R स्क्वायर और 2 2 जा 4, तो वैल्यू आ गया म्यू नॉट अपॉन कितना 2 पाई I बाई कितना R स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, वही वाली वैल्यू, क्योंकि यहाँ लॉन्ग वायर हमने लिया है तो यहाँ से फील्ड की वैल्यू इतनी आ गई, वही को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, अक्सर आ गया तो कल फिर आगे किया जाएगा। ठीक, समझ गया? जी सर।